हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी करेंगे। गाइस, हम लोग की पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। पॉलिटी की सीरीज में हम लोग ने मौलिक अधिकारों का चैप्टर हम लोग का चल रहा है। हम लोग ने आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर लिया। पिछले लेक्चर में हम लोग ने संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को समाप्त किया था। तो आज हम लोग आर्टिकल 32 की शुरुआत करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जोड़े तो उन्हें बता दें, हम लोग GS2 का जितना भी IAS और PCS का आपका सिलेबस होगा उसे इस चैनल पर कंप्लीट करेंगे। और जिनका भी ऑप्शनल PSI है तो उनका भी हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने जो IAS और PCS के जो आपके सपने हैं उन सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ने श्री राम IAS PCS संस्थान की शुरुआत की है कि आप अपने सपनों को घर में बैठ के अपने जो भी आपके सपने हैं उन्हें साकार कर सकें और एक देश के निर्माण में आप लोग अपना योगदान दे सकें। तो आज हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने पिछले कौन कौन से मौलिक अधिकारों को समाप्त किया है। तो अभी तक हम लोग ने पहले देखा था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कौन सा देखा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा कौन सा देखा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये चार हम लोग देख चुके थे। पांचवा भी हम लोग ने कल देखा था। पांचवा कौन सा था, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। इन सभी अधिकारों को हम लोग अभी तक समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग छठवें मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। सातवां मौलिक अधिकार कौन सा था, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में था, लेकिन इसे 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे, जिसका प्रावधान आर्टिकल 32 में किया गया है। तो ये जैसे हमारे संविधान में इतने प्रकार के हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि इन मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान जो आर्टिकल 32 में किया गया। तो आर्टिकल 32 में क्या प्रावधान किया गया, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान आर्टिकल 32 में किया गया है। तो आर्टिकल 32 में क्या प्रावधान किया गया, इसे क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान आर्टिकल 32 में किया गया है। मौलिक अधिकारों की, अभी हम लोग इस आर्टिकल को और डिटेल में समझेंगे, बस अभी हम लोग ऊपरी मोटा मोटा देख रहे हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकारों की, यदि इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान आर्टिकल 32 में किया गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है, आर्टिकल 32 में किया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो अपनी चोट का उपचार कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है। यदि उसी तरीके से यदि आपके मौलिक अधिकारों पे चोट लगती है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप अपने जो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से डॉक्टर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपको शरीर में चोट लगती है तो आप उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों पर चोट लगती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नामक डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं। तो ये हो गया उपचार का मतलब। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। तो हम लोग ने उपचार का मतलब समझ लिया कि यदि आपके शरीर पे चोट लगती है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। इसी तरह आपके मौलिक अधिकारों पे चोट लगेगी तो आप जो सुप्रीम कोर्ट नामक डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं और अपने जो आपको मौलिक अधिकार यहाँ पे मिले हैं, जो आपको 5 मौलिक अधिकार मिले, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से डॉक्टर का काम करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में क्या कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये आपको नाम याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव, किस व्यक्ति ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये आपसे IAS PCS में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने
आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो आपको किस आंसर पे टिक करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इसे हम लोग लिख लेते हैं एक बार। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या बोला है कि जो आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है, संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है, यदि संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है लेकिन उसके संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, यदि उसके संरक्षण के लिए जो संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो मौलिक अधिकारों को देना व्यर्थ है। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि ये जो आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर रहा है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि ये जो आर्टिकल 32 है ये आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। जो संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, यदि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को संरक्षण का कोई प्रावधान ना हो तो मौलिक अधिकार को देना एक तरह से व्यर्थ है, एक तरह से खोखला है। लेकिन जो आर्टिकल 32 है आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का प्रावधान, मौलिक अधिकारों को संरक्षण करने का प्रावधान आर्टिकल 32 में है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा क्या है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आपसे 4 ऑप्शन में बोला जाएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जा सकता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किस व्यक्ति ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो आपको किस आंसर पे टिक करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन होता है कि संविधान की आत्मा लोग किसे मानते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये आपको याद रखना है कि डिफरेंस क्या है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये हो गया हम लोग का एक ऊपरी मोटा देख लिया कि हम लोग ने आर्टिकल 32 में क्या प्रावधान किया गया, और इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली आर्टिकल 32 में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि डॉक्टर भीम, ये नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले वर्षों में भी पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको किस आंसर पर टिक करना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 में बोला क्या गया, आर्टिकल 32 में एग्जैक्टली क्या प्रावधान है, तो इसमें बोला गया पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति, तो ये आपको याद रखना है, पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति एक मिनट गाइस, पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कर सकता है।
तो यहाँ पहले ही आपको ये पॉइंट रखना है, पूरे भारत में, यहाँ किसी राज्य की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है। पूरे भारत में यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपने सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों को लागू होने के लिए एक अपना केस दाखिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति है, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ आपको याद रखना हो, इस आर्टिकल के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है, ना तो डीसी की बात हो रही है, ना जनपद न्यायालय की बात हो रही है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कर सकता है। तो आर्टिकल 32 क्या हो गया, कि सुप्रीम कोर्ट के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है कि यदि हम अपने जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसे हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसी जो हाई कोर्ट जाने का प्रावधान है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन उसका आर्टिकल अलग है। कौन सा आर्टिकल है उसे देख लेते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। हम लोग हाई कोर्ट के चैप्टर में इस वाले आर्टिकल को पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 को देख रहे हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हाई कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट के लिए अलग प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग प्रावधान है। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है, 32 में क्या बोला गया है। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं, बस आपको ये याद रखना है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से हम लोग के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो उसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से अधिकार हैं हम लोग के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिटें जारी करता है। तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब हम लोग रिट को समझेंगे कि आपने रिट के बारे में सुना होगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, सर्श्योरी और उपप्रेषण, प्रतिषेध, ये सब होते हैं। 5 प्रकार की रिट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटों को जारी करता है जिससे हमारे मूल अधिकारों की रक्षा हो सके। तो ये एक डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। आर्टिकल 32 ऐसे करके, पहला क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा क्या हो गया, परमादेश हो गया, परमादेश। तीसरा क्या हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। चौथा क्या हो गया, उत्प्रेषण हो गया। पांचवा क्या हो गया, प्रतिषेध हो गया। तो ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट हो गई, इसे आप लोग डायग्राम बना के नोट कर सकते हैं। डायग्राम बना के नोट करेंगे तो आपको भूलने में याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया 5 प्रकार की रिटें। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। तो इसे आप लोग डायग्राम बना के नोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल डायग्राम है और बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इससे आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग एक एक रिट को समझते हैं कि रिट कब जारी की जाती है और किसे जारी की जाती है। तो पहली रिट देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण तो इसका लैटिन वर्ड क्या है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, इसे हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। ये लैटिन वर्ड है, इसका
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सशरीर उपस्थित होना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है हैबियस कॉर्पस का, और इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, सशरीर उपस्थित होना। तो ये शब्दों को भी आप लोग को याद करना होता है। क्या है कि कभी कभी आपसे मैचिंग में पूछ लिया जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, और इसी तरह से बहुत सारी जितनी भी 5 प्रकार की जो रेटें हैं उनका आपसे मैचिंग करा के आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो आईएएस में भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपसे ये शब्दों को याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। इसका एक शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। तो इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तो पहली हम लोग की क्या हो गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है किसी व्यक्ति को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे क्या कहते हैं? बंदी। किसी बंदी को स्वयं के समक्ष उपस्थित कराता है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को स्वयं के समक्ष उपस्थित कराएगा। यदि उसकी गिरफ्तारी इल्लीगल है तो उस व्यक्ति को रिहाई के आदेश दे सकता है। तो ये इस रेट के तहत किसी व्यक्ति को स्वयं के समक्ष उपस्थित कराया जाता है, और यदि उसकी गिरफ्तारी इल्लीगल है तो उसकी रिहाई भी इसकी रिहाई का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। और ये रेट किसे जारी की जा सकती है? तो ये रेट सरकारी अधिकारी को जारी की जा सकती है, व किसी निजी व्यक्तियों को भी, जो आम नागरिक है उसे भी ये रेट जारी की जा सकती है। तो ये 2 व्यक्तियों को जारी की जा सकती है, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं प्लस जितने भी निजी अधिकारी हैं, जितने आम नागरिक हैं, तो उन्हें भी ये रेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। किसी बंदी को स्वयं के समक्ष उपस्थित कराता है यदि उसकी गिरफ्तारी इल्लीगल है, गिरफ्तारी अवैध है, तो उसकी रिहाई का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि इस व्यक्ति को इल्लीगली रूप से आप लोग ने गिरफ्तार किया है, इस व्यक्ति को रिहा कीजिए। तो ये हो गया हम लोग की बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट हो गई। इसमें किसे जारी की जा सकती है? तो ये सरकारी अधिकारियों को जारी की जा सकती है, प्लस आम नागरिकों को ये रेट जारी की जा सकती है। तो सरकारी अधिकारियों प्लस आम नागरिकों को, आम व्यक्तियों को ये रेट जारी की जा सकती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए। इसमें क्या कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट होती है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है किसी व्यक्ति को स्वयं के समक्ष उपस्थित कराता है। यदि उसकी गिरफ्तारी इल्लीगल रूप से हुई तो उसकी रिहाई का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और ये किसे जारी की जा सकती है? तो ये सरकारी अधिकारी प्लस आम नागरिकों को ये रेट जारी की जा सकती है। आप लोग को ये 3-4 पॉइंट याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो संभावना होती है वो आपको मैचिंग से भी होगी, मैचिंग से ज़्यादा होती है पीसीएस में। यदि आईएएस में जाएंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग नोट, ये भी सरकारी अधिकारी प्लस आम नागरिकों को ये रेट जारी की जा सकती है। ये आपको याद रखना है। हैबियस कॉर्पस इसे कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस कहते हैं। और जो हैबियस कॉर्पस का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सशरीर उपस्थित होना। अब हम लोग दूसरी रेट समझते हैं। दूसरी रेट क्या है? दूसरी रेट है परमादेश। इसे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? परमादेश को मैंडमस भी कहते हैं, लेकिन जो मैंडमस का शाब्दिक अर्थ होता है उसे कहते हैं आज्ञा देना। अब हम लोग दूसरी समझते हैं, मैंडमस। परमादेश को मैंडमस भी कहते हैं, और जो मैंडमस का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आज्ञा देना। जो मैंडमस है वो लैटिन वर्ड है, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना। तो इसमें किसे आज्ञा दी जाती है? सरकारी अधिकारियों को ये रिट जारी की जा सकती है यदि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन
सही से नहीं करते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करते हैं तो उन्हें ये रिट जारी की जा सकती है। तो आपको ये याद रखना, केवल सरकारी अधिकारियों को ये रिट जारी की जाती है। और क्यों जारी की जाती है? क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करते। यदि आप लोग IAS ऑफिसर्स बनेंगे और आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करेंगे तो आप लोग को कौन सी रिट जारी की जा सकती? मैंडमस रिट आप लोगों को जारी की जा सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके IAS में पूछे जाएंगे कि आप लोग सरकारी पद पे बैठे हैं और आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करते हैं तो आप लोग को कौन सी रिट जारी की जाएगी? मैंडमस रिट आप लोग को जारी की जाएगी। इसको और क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं इसको। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आज्ञा देना। ये और एक किसे? केवल सरकारी अधिकारियों को ये रिट जारी की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी की जाएगी। अब तीसरा हम लोग समझते हैं। तीसरा होता है अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरा समझते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आज हम लोग का मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत ही लेंदी पोर्शन होता है मौलिक अधिकार जो आज हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को यदि ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं कि हम लोग उनसे बोलिए कि इस चैनल पे पूरा GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो बिल्कुल एक हम लोग की उद्देश्य है कि बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाए। शिक्षा कोई वो वस्तु नहीं है जिसे बेचा जाए। तो हम लोग शिक्षा को बिल्कुल फ्री देंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे जिससे आप लोग जो IAS ऑफिसर्स का जो सिलेबस होता है उसी के सिलेबस के अनुसार हम लोग आप लोग को शिक्षा देंगे। तो तीसरा क्या हो गया? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या बोला गया कि अधिकार परीक्षा कब जारी की जाती है? यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद को अवैध रूप से धारण कर ले तो उस व्यक्ति को अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद को, यहाँ पे कौन सा पद है? सरकारी पद को अवैध रूप से धारण करे तो उस व्यक्ति को ये रिट जारी की जाती है। यदि कोई व्यक्ति, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यों वारंटो। ये सब नाम आपको याद भी रखने हैं, इंग्लिश के नाम भी आपको याद रखने हैं और हिंदी के नाम भी। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सरकारी पद को धारण करता है तो उसे ये रिट जारी की जा सकती है। तो अधिकार परीक्षा में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद को, यहाँ किसकी बात हो रही? सरकारी पद की बात हो रही। यदि सरकारी पद को अवैध रूप से धारण करता है तो उसे कौन सी रिट जारी की जा सकती है? क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा। जैसे यदि यदि कोई पद है जिसके पद धारण करने की आयु 62 वर्ष है, लेकिन 65 वर्ष का आयु का आदमी उस पद को धारण करता है तो उसके प्रति उसको ये रिट जारी की जा सकती है। जैसे ये 62 वर्ष की आयु है कोई पद धारण करने की। जैसे राष्ट्रपति का जो पद धारण की आयु है वो 65 वर्ष है, लेकिन यदि 70 वर्ष का आदमी इस पद को धारण करता है तो इस आदमी को ये रिट जारी की जा सकती है अधिकार परीक्षा कि आपने किस अधिकार से इस पद को धारण किया है। तो ये हो गया हम लोग का अधिकार परीक्षा हो गया। अब हम लोग समझते हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध। दो रिट और है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सके। तो 3 हम लोग ने पढ़ ली, चौथी हम लोग पढ़ते हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध। चौथा कौन सी है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को क्या कहते हैं? सर्शियोरी। इसका ये लैटिन वर्ड है। उत्प्रेषण हो गया, सर्शियोरी हो गई, ये लैटिन वर्ड है। इसका सर्शियोरी लैटिन वर्ड है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मंगा लेना। तो ये हम लोग की चौथी रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। चौथी रिट हो गई। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है निचली अदालतों ने जो भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर होकर निर्णय दिए
उन केसेस को अपने पास मंगा लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जितनी भी निचली अदालत है यदि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके किसी मामले में अपने निर्णय को दिया है तो उन सभी केसेस को अपने पास मंगा सकता है। तो इसमें क्या हो गया, जो भी निचली अदालतें हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, निचली अदालतें जैसे हाई कोर्ट हो गया, डीसी हो गया, जनपद न्यायालय हो गया, यदि इन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके क्षेत्राधिकार से बाहर जाके किसी मामले में अपने निर्णय को सुनाया है तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपने पास मंगा लेगा। समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस मामले को अपने पास मंगा सकता है। तो ये हो गया उत्प्रेषण का मामला। उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण में क्या होता है कि ये निचली अदालतों से जितने भी सारे केसेस होते हैं, यदि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया तो उन सभी केसेस को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है। तो ये हो गया हम लोग का उत्प्रेषण हो गया। इसमें सिर्फ निचली अदालतों को ये रिट जारी की जा सकती हैं। और ये रिट कब जारी की जा सकती है, जब जो निचली अदालतों में कौन हो गए, सुप्रीम कोर्ट से नीचे कौन कौन सी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और डीसी जनपद न्यायालय। यदि निचली अदालतें किसी मामले पे अपना निर्णय सुना देती हैं, तब इन अदालतों को ये रिट जारी की जाती है। निर्णय सुनाने के बाद यदि उन्होंने निर्णय सुना दिया तभी यह रिट जारी की जाएगी। निर्णय सुनाने से पहले ये रिट जारी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाएगी। और किससे जारी की जाएगी, निचली अदालतों को ये रिट जारी की जाएगी यदि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके उस मामले पे अपना निर्णय दिया है। तो ये हो गया उत्प्रेषण हो गया। एक और बाकी है प्रतिषेध, उसे देख लेते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम जरूर बनाइए। सेश्योरी होगी, पांचवा क्या है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इंग्लिश का जरूर याद रखिए, प्रोहिबिशन। और इधर क्या हो गया, सेश्योरी। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, निचली अदालतों को ये रिट जारी करता है जब कोई मामला उनके समक्ष लंबित हो। तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि जो प्रोहिबिशन हो गया, जो प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, ये जो रिट हैं ये निचली अदालतों को जारी की जाती हैं और किसी भी संस्था को ये रिट जारी नहीं की जाती। उत्प्रेषण और प्रतिषेध केवल जो निचली अदालतें हैं उन्हें जारी की जाती हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जो प्रतिषेध में, प्रोहिबिशन में दूसरा पॉइंट क्या है कि ये रिट तभी जारी की जाएगी जब मामला निचली अदालतों के समक्ष लंबित हो। अभी यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेषण में क्या था कि जो निचली अदालतों ने मामले पे अपना निर्णय सुना दिया था। यहाँ पे अभी जो निचली अदालतें हैं उन्होंने अपना निर्णय सुनाया नहीं है, सिर्फ मामला उनके समक्ष लंबित है। जब मामला लंबित होगा तब यदि सुप्रीम कोर्ट कोई रिट जारी करता है तो उस रिट को प्रतिषेध कहते हैं, जब मामला उनके समक्ष लंबित हो। और उत्प्रेषण में क्या था कि जो भी मामला था उस पर निचली अदालतों ने अपना निर्णय दे दिया था। निर्णय देने के बाद उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। लेकिन जो प्रतिषेध होगा, यहाँ पे अभी मामले पे सुनवाई चल रही है, अभी मामले पे कोई निर्णय जो निचली अदालतों ने नहीं दिया है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उसे प्रतिषेध कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। तो ये आपको रिट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। उत्प्रेषण में क्या होता है कि जब मामले पे जो निचली अदालतों ने निर्णय दे दिया है, निर्णय दे चुकी हैं, लेकिन जो यहाँ पे क्या होगा कि अभी मामला लंबित है और जो निचली अदालतों ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, सिर्फ मामले की सुनवाई चल रही है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, सुप्रीम कोर्ट ये प्रोहिबिशन रिट जारी करेगा और उस मामले की सुनवाई पे रोक लगा देगा। अभी आप इस मामले को मत सुनिए, इस मामले को रोक दीजिए।
तो जब इससे संबंधित कोई भी रिट जारी की जाएगी तो उसे प्रतिषेध कहते हैं। मामले की सुनवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी रिट जारी की जाएगी उसे प्रतिषेध कहते हैं। उत्प्रेषण में क्या होता है कि मामले की सुनवाई हो चुकी है, निर्णय आ चुका है, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। और मामले की सुनवाई को रोकने के लिए कि आप बस सुनवाई को रोक दीजिए, अभी आपको सुनवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस समय जो रिट जारी की जाएगी उसे प्रतिषेध कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग की पाँचों रिट हो गई कंप्लीट। आज हम लोग का आर्टिकल 32 भी हो गया कंप्लीट। आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, रिवाइज करिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। एक और थोड़ा सा पोर्शन है मौलिक अधिकारों में, उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो ये मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर हम लोग का पूरा फिनिश हो जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने जो IAS व PCS से सपने को साकार करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।